नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश चगवानी। कानपुर अपहरण कांड में पीड़ित संजीव यादव की हत्या के मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की नाकामी और लापरवाही पर उठ रहे सवालों के बीच आईजी मोहित अग्रवाल और एसएसपी दिनेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पुलिस ने बताया कि संजीत के दोस्तों ने ही हत्या की साजिश रची और इसमें 2 महिलाएं भी शामिल थी। हालांकि पूरे मामले में पुलिस अभी तक यह स्पष्ट नहीं कर पाई कि आरोपियों को 30 लाख रुपए की फिरौती मिली या नहीं। आईजी ने बताया, अभी तक हम परिवार के आरोपों के आधार पर ही केस को देख रहे हैं, लेकिन जो 5 आरोपी गिरफ्तार हुए उन्होंने पूछताछ में फिरौती मिलने की बात नहीं स्वीकारी। परिवार वाले कह रहे हैं कि पैसे दिए गए, ऐसे में अगर पैसे दिए गए तो उसकी भी जांच होगी। के अपहरणकर्ताओं की गिरफ्तारी का प्रयास कर रही थी। उसमें कल पुलिस को 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है। इसमें ज्ञानेंद्र यादव, कुलदीप, नीलू, रामजी और प्रीति, ये 5 अभियुक्त इसमें गिरफ्तार हुए हैं। इस घटना का मास्टरमाइंड ज्ञानेंद्र यादव निकला है, जिसने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर के ये योजना बनाई थी अपहरण करने की। इसमें जो 2 मुख्य अभियुक्त और पकड़े गए हैं, कुलदीप और रामजी, ये अपहृत व्यक्ति संजीत यादव के साथ जिस लैब में संजीत यादव काम करता था, पूर्व में उसी लैब में ये व्यक्ति भी काम करते थे और पूर्व से ही इस अपहृत व्यक्ति के जानकार थे, उसके दोस्त थे। तो इन लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से एक मकान किराए पर लिया, जिसमें 2 महिलाओं का भी इन्वॉल्वमेंट आया है, जिसमें से एक महिला गिरफ्तार की जा चुकी है। अपहरण करने के बाद 22 तारीख को इन्होंने अपहृत व्यक्ति को उस मकान में रखा। 26 तारीख की रात्रि में, 26 जून की रात्रि में जब अपहृत व्यक्ति ने भागने का प्रयास किया, तो उसके पश्चात इन लोगों ने निर्णय लिया कि इस व्यक्ति को मार दिया जाए और 27 तारीख की सुबह ही इस व्यक्ति की इन्होंने गला दबा करके हत्या कर दी। ये हत्या कर दी गई। उसके पश्चात 29 तारीख को पहली बार इन लोगों ने इनके परिजनों से फिरौती की मांग की। पुलिस ने उस समय एक जाल बिछा करके इन अपहरणकर्ताओं को झांसे में लेकर के गिरफ्तार करने का प्रयास किया, किंतु किसी कारणवश वो ऑपरेशन फेल हो गया और उसमें लापरवाही के लिए तत्कालीन एसएचओ बर्रा रणजीत राय को निलंबित भी किया गया। अभी वर्तमान में जिस जगह पर इन लोगों ने डेड बॉडी को फेंकना बताया है, वहाँ पर हमारी फ्लड कंपनी पीएसी की लगी भी है, गोताखोर लगे हुए हैं और ये प्रयास कर रहे हैं कि उस डेड बॉडी को हम लोग बरामद कर लें। वहीं संजीत के परिजनों को हत्या की जानकारी मिलने के बाद से परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने किसी तरह की मदद नहीं की। उनका कहना था कि हमने अपना घर और जेवरात बेचकर और बेटी की शादी के लिए जमा की गई धनराशि को इकट्ठा करते हुए 30 लाख रुपए जुटाए थे। अपने बच्चे को अचार और पूरी बेच देते थे कि 4 पैसा इकट्ठा होगा, मेरे बच्चों के काम आएगा। दिए अचार बार दिए। पैसे थे मेरे। मारो गोली, कहो पुलिस से कि गोली मार के कब लाओ कि नहीं थे पैसे थे। हमने पैसे कैसे, मोदी जब नोट बंद करवाए थे कितना किसके घरों में निकला था, तब कहाँ चली गई थी प्रशासन कि जलाया गया था बोरा नोट जलाया गया था, तब प्रशासन नहीं देख रही थी क्या? हमको 22 तारीख को मालूम चला। हम उनके मामा है संजीत के मामा। पैसा आप लोगों ने दिया था? पैसा आपने दिया। कहाँ से आया पैसा? 30 लाख रुपए कहाँ से आप लोगों ने इंतजाम किया? इंतजाम ऐसे हुआ, जो घर में जेवर थी घर गिरवी रख के
जो नाते रिश्तेदार जितना जो हो सका जेवर वेवर शादी के लिए भांजी के लिए रखा था, हाँ। वो पैसा सब मिला उन लोगों को सब दिया। जेवर रखे, वो जेवरात भी थे, सब बेच बाच के उन्होंने दिया। कानपुर में लैब टेक्नीशियन संजीत यादव के अपहरण के बाद हत्या को लेकर योगी सरकार एक बार फिर विरोधियों के निशाने पर है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कोई भी सुरक्षित नहीं है। कानपुर की घटना ने पूरे उत्तर प्रदेश को झकझोर के रख दिया है। पहले संजीत यादव का अपहरण होना, बाद में पुलिस के द्वारा फिरौती का रकम दिलवाना, अब उसकी हत्या हो जाना। उत्तर प्रदेश में कोई सुरक्षित नहीं है। डॉक्टर, नौजवान, गरीब, आम आदमी घर से निकलेगा तो शाम को लौट के आएगा कि नहीं, अब उसके मन में एक बड़ा डर और भय व्याप्त है। जंगल राज कायम हो गया उत्तर प्रदेश में। ये जंगल राज नहीं तो और क्या है। कभी पत्रकारों की हत्या होती है, पुलिस वालों की हत्या होती है, आम आदमी की हत्या होती है। उत्तर प्रदेश अपराधियों का चारागाह बन गया है। कांग्रेस पार्टी दुख की घड़ी में परिवार के साथ खड़ी है। हम उनके न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। दुख की घड़ी में कांग्रेस पार्टी पूरी संवेदना व्यक्त करती है। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार पर एक बार फिर से हमला बोला। प्रियंका ने कहा कि यूपी में एक नया गुंडा राज आया है, जिसमें कानून व्यवस्था गुंडों के सामने सरेंडर कर चुकी है। प्रदेश की योगी सरकार पर निशाना साधते हुए प्रियंका ने कहा, एक नया गुंडा राज आया है। इस जंगल राज में कानून व्यवस्था गुंडों के सामने सरेंडर कर चुकी है। कानपुर अपहरण के बाद हत्याकांड को लेकर कांग्रेस अब सरकार को घेरने में लगी है। लखनऊ में संजीत यादव की हत्या के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने सरकार का पिंडदान किया, तो साथ ही कार्यकर्ताओं में आपको बता दें पार्टी कार्यालय में मुंडन भी कराया गया। और इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और कार्यकर्ताओं ने सीएम योगी से इस्तीफे की मांग की। और इसके अलावा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथों में प्रदेश में अपहरण उद्योग का बैनर लेकर विरोध किया। कानपुर के बिकरू गांव में सीओ समेत 8 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतारने वाले दुर्दांत विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे 21 दिन के बाद मीडिया के सामने आई। ऋचा दुबे ने बताया कि उनका कोई ठिकाना नहीं था। विकास के फोन आने के बाद कुछ समझ नहीं आ रहा था। कोई रिश्तेदार और परिचित ठिकाना नहीं देने वाला दिखा। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि कहां जाएं, किससे मदद मांगे। वह कृष्णानगर इलाके में ही एक प्लाजा की छत पर रात को सोते थे। दिन भर मुंह ढककर इधर उधर घूमते थे। मेरे पास विकास का फोन आया था कि गांव में गोलियां चल रही हैं, तुम बच्चे लेके घर से हट जाओ। और बच्चों को लेके घर से हट जाओ। मैं घर से तुरंत हट गई। हट के आप किधर गई, कहाँ गई आप उस वक्त? मैं अकेली थी, ना मेरे पास गाड़ी थी, ना मेरे पास कोई था। हम अकेले तीनों थे। हम लोगों ने यहाँ से निकले। ये फिनिक्स मॉल के पास एक कॉम्प्लेक्स है, उसकी छत पे हम लोगों ने 7 दिन बिताए। दिन भर हम लोग टहल के रहते थे और रात में हम लोग वहाँ जाके चुपचाप सो जाते थे। नहीं बताई थी, मुझे ऐसी कोई बात नहीं बताई थी। बस उन्होंने कहा था घर से बच्चों को लेके हट जाओ, क्योंकि अक्सर गांव में मैंने सुना था कि गोलियां चला करती हैं, लड़ाई हुआ करती थी। तो मैं सोची नॉर्मली होगा कुछ भी, अभी कह रहे हैं और सब कुछ नॉर्मल। मेरे को सुबेरे जब पता चला, मैंने टीवी देखी, मुझे पता चला तो मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। और मैं उस डर के मारे में कुछ कर नहीं पाई। एक हाउसवाइफ कितना डर सकती है ये सब जानते हैं। क्यों ये लगता है, क्यों विकास ने ऐसा कांड को अंजाम दिया होगा? 8 पुलिस वालों को मारा होगा। मैंने पहले भी सबसे बताया है कि मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं। यदि मैं वहां पर होती तो हो सकता हो आप लोग यहाँ ना होते आज, और मैं उस भयावह कांड को रोकने की पूरी कोशिश करती ना, मैं उस कांड को पूरी तरह रोक सकती थी। मुझ में इतनी क्षमता थी कि मैं विकास को रोक सकती थी उस वक्त। पर ईश्वर को क्या मंजूर था और क्या नहीं मंजूर था, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती। बस ये है कि विकास एक बहुत बड़े एंजाइटी पेशेंट थे, जिनका मैं 3-4 साल से इलाज करा रही थी। सारी रिपोर्टें मेरे पास हैं। मुझे ऐसा फील होता है कहीं ना कहीं कि विकास को एंजाइटी का अटैक आया और उस अटैक में वो इतनी बड़ी। कानपुर के बर्रा से 22 जून को लैब टेक्नीशियन संजीत यादव का अपहरण फिरौती के लिए उसके दोस्त ने साथियों के साथ मिलकर किया था। 26 जून को उसकी हत्या कर लाश पांडू नदी में फेंक दी गई थी, जिसे लेकर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं।
उत्तर प्रदेश में अपराधियों ने साफ मैसेज दे दिया उत्तर प्रदेश की जनता को कि यहां हमारा राज चलता है, गुंडा राज चलता है। और गलती से अगर हम किसी का अपहरण करेंगे और आप पुलिस को बताओगे तो पुलिस को लेके आओगे तो पुलिस के सामने ही मैं पैसा लेके भाग जाऊंगा और उसके बाद उस व्यक्ति की लाश भेज दूंगा। ये इतनी हिम्मत है। कानपुर की घटना जिसमें पुलिस के सामने 30 लाख रुपए फिरौती के 30 लाख रुपए लेके अपराधी भाग गए और आज कल उसकी लाश भेज दी। इसके मतलब अपराधियों को पुलिस का कोई खौफ नहीं है। मुझे तो लगता है अपराधी और पुलिस की बड़ी सांठगांठ उत्तर प्रदेश के अंदर चल रही है। अगर ऐसा ना हुआ होता तो आप भिकरू गांव में जो अपराधी विकास दुबे ने हमारे 8 पुलिस वालों को शहीद किए थे, तब भी पुलिस वालों ने वहां पे खबर की थी कि पुलिस आने वाली है। आज भी मुझे लगता है कि इस घटना में पुलिस वाले कहीं ना कहीं पुलिस की सांठगांठ है। उत्तर प्रदेश के अंदर में कानून व्यवस्था का कोई राज नहीं रह गया है। यहां अपराधी और गुंडों का राज चल रहा है और जनता को साफ मैसेज। अपना उत्तर प्रदेश में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहां पर हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। ब्रेक के बाद अपना उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए रुख करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ और खबरों की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आर्थिक सहायता के दूसरे चरण में 9,08,855 श्रमिकों और कामगारों को 90 करोड़ 88 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन ट्रांसफर कर दी है। सीएम योगी ने इसके अलावा आपदा पूर्व चेतावनी और राहत प्रबंधन के लिए प्रहरी ऐप लॉन्च किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में दैवीय आपदाओं से बचाव, जागरूकता और पारदर्शी राहत वितरण प्रणाली संबंधी 4 नई पहल का शुभारंभ किया। तो साथ ही 9 लाख से अधिक श्रमिकों के बैंक अकाउंट में डीबीटी के जरिए 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता हस्तांतरित की। लॉकडाउन के दौरान बेहतरीन तरीके से न केवल तकनीक का उपयोग करते हुए बल्कि एक संवेदनशीलता के माध्यम से शासन की कल्याणकारी योजनाओं को गरीबों तक पहुंचाने का कार्य किया ही वह निरंतर आगे भी चल रहा है। और आने वाले समय में चाहे वह आकाशीय बिजली हो, चाहे वह बाढ़ हो या किसी भी प्रकार की आपदा हो, हमारे पास उस प्रकार का सिस्टम होगा कि हम उससे बचाव करने और व्यापक पैमाने पर जनधन की हानि को रोकने में सहायक होंगे। आज मैं एक बार फिर से इन 2 महत्वपूर्ण योजनाओं को प्रदेश को समर्पित करते हुए मुझे प्रसन्नता और गौरव की अनुभूति है। साथ साथ प्रवासी कामगार और श्रमिकों को बड़े पैमाने पर जो प्रदेश में आए थे, उन्हें आज यहाँ पर इस राहत कार्यक्रम के तहत 1,000 रुपये की राशि उनके अकाउंट में जा रही है। एक राशि है, शासन की तरफ से एक आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने का एक प्रयास है और मुझे विश्वास है कि आप सबका पुरुषार्थ, आप सबका परिश्रम प्रदेश के विकास को समृद्धि की ओर अग्रसर करेगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। दुनिया के सबसे बड़े इस सदी के आपदा कोरोना से वर्तमान में देश भी और दुनिया भी जूझ रही है और आपदा के संकट में बिना धैर्य खोए हुए इस संकट का सामना करने के लिए जिस प्रकार के जज्बे का प्रदर्शन आप सभी ने किया है वो बहुत सराहनीय है। मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में पूरे देश ने कोरोना के खिलाफ
लड़ाई को बहुत मजबूती के साथ लड़ा है और वर्तमान में भी लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण पैकेज की घोषणा की। इस पैकेज के अंतर्गत गरीब को खाद्यान्न देने की व्यवस्था तो की ही गई और ये खाद्यान्न वितरण नवंबर तक प्राप्त होगा, लगातार हर महीने प्राप्त होगा। साथ साथ राज्य सरकार ने भी 3 महीने तक हर एक लाभार्थी को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने का कार्य भी किया। इसके साथ ही बहुत सारे अन्य कार्यक्रम इसके साथ शुरू हुए थे। पेंशन धारक जितने थे, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन, इन सभी को भी एक मुफ्त पेंशन की राशि उपलब्ध करवाने या फिर भारत सरकार ने इन लाभार्थियों को 1000 रुपये की राशि अतिरिक्त देने की व्यवस्था की। उत्तर प्रदेश के छजलेट के 12 साल पुराने हाईवे जाम और बवाल के मामले में आरोपी आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में पेश हुए। इस प्रकरण में आजम की पेशी के चलते कचहरी परिसर छावनी में तब्दील हो गया। चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात रही। आपको बता दें, मुरादाबाद के छजलेट थाना क्षेत्र में पुलिस की ओर से आजम की गाड़ी चेक करने के मामले में विवाद हुआ था और इस दौरान सपा नेताओं ने रोड को जाम कर दिया था और पुलिस के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया था। इस मामले में पुलिस ने आजम समेत 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। इसमें सांसद आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला के साथ अन्य लोगों के नाम शामिल हैं। दूसरी ओर इस मामले पर बोलते हुए मुरादाबाद से सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने कहा कि हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा है और जल्द ही आजम खान को न्याय मिलेगा। अच्छा, काफ़ी लंबा अरसा बीत चुका है आजम खां को कारागार में रहते हुए। क्या मांग करते हैं आप सरकार से? हम तो यही मांग करते हैं कि उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। फर्जी मुकदमे वापस जितने उनके ऊपर ऐसे मुकदमे हैं, ऐसे अब सभी को मालूम है किस किस्म के मुकदमे हैं और क्यों हैं। तो हमें पूरे जुडिशियल सिस्टम पे पूरा भरोसा है, न्यायालय पे भरोसा है। आजम खान साहब को भी इंसाफ है। राजस्थान में चल रही सियासत और राम मंदिर निर्माण के शिलान्यास की तारीख पर जगतगुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के सवाल उठाए जाने को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता अभिषेक मिश्रा ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट राजस्थान की सरकार जाने का निर्णय आया था, तब भी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स ये बात कह रहे थे लगातार कि पहले आप सुप्रीम कोर्ट, जब कोई ग्रीवांस होता है लोअर कोर्ट का, तब आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का या फंडामेंटल राइट का हनन नहीं था इसमें, जो सरकार सीधे सुप्रीम कोर्ट गई। तो अगर सुप्रीम कोर्ट में, अगर हाई कोर्ट में फैसला इनके विपरीत आता है, तो जरूर वो चीज वहां पे एक अपीलेट कोर्ट है लार्जली, उन्होंने वहां पे जा सकते हैं। मुझे लगता सिर्फ यही फैसला आज की तारीख में आया है, उसको रिजर्व किया है इन्होंने और ये आदेश दिया है कि हाई कोर्ट अपना फैसला सुनाए। तो हाई कोर्ट का जो फैसला आएगा उस पर वो अगर मान्य होगा लोगों को तो ठीक है, और नहीं मान्य होगा तो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे। मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार एकदम क्लियर है, उसकी टाइटल डीड थी, चीजें वो आगे बढ़ेंगी। अब अगर माननीय शंकराचार्य जी ने, आदरणीय शंकराचार्य जी ने कोई बात कही है, तो मुझे लगता है उनको ज्ञान होगा, उन्हें उसका एहसास होगा, उन्हें उनकी एक विद्या है, उस क्षेत्र की भी एक विद्या है। हम लोग पढ़े लिखे आदमी हैं, लेकिन उस क्षेत्र के पढ़े लिखे नहीं हैं, तो मैं उस पर नहीं कमेंट कर पाऊंगा। मुझे लगता है कि अगर शंकराचार्य जी के लेवल की किसी कोई सवाल उठाया है व्यक्ति ने, तो जरूर उसको चाहे जो भी न्यास में पदाधिकारी हैं, जो ट्रस्ट के लोग हैं, वो हम सब लोग चाहते हैं कि एक अच्छा मंदिर बने वहां, तो उसमें जरूर उनसे परिचर्चा कर लेनी चाहिए, उसको दोबारा रिव्यू कर लेना चाहिए। 2-4-10 दिन आगे पीछे भी होता है, अगर तिथि शुभ के मान लें, क्योंकि हम लोग उसको मानते हैं, वो हमारी एक आस्था का विषय है, वो हमारे धर्म से जुड़ा एक विषय है। आप मानो तो सब कुछ है, ना मानो तो कुछ भी नहीं। सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, तो वो तो हमारा मान्यता है, तो हम उसको मानते हैं। तो निश्चित रूप से लोगों को इसका जरूर एक, अगर शंकराचार्य ने उठाया है तो दोबारा किसी और से भी दिखवा लेना चाहिए और फिर ये तिथि तय। जब कोरोना क्राइसिस में अगर एक
इलेक्शंस होते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग आसपास आएंगे, उनकी सोशल डिस्टेंसिंग इंश्योर करना, प्रचार में सोशल डिस्टेंसिंग इंश्योर करना, उनको दूर दूर रखना, एक ये इंश्योर करना कि लोगों एक दूसरे का इन्फेक्शन न लगे, मुझे लगता है वो ज्यादा दिक्कत की बात होगी। और बाई इलेक्शंस की मुझे लगता है कि उसके बिना अगर हम लोग चला सकते हैं, उसका कोई अगर तरीका निकाल सकते हैं, मैं इतना जरूर कहूंगा उन सरकारों को जहां बाई इलेक्शंस हैं कि उन विधानसभाओं की बातें के लिए जरूर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दें, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को सेंसिटाइज कर दें, वहां जो हमारे ऑफिसर्स पोस्टेड हैं उनको सेंसिटाइज कर दें कि आप जरूर वहां की जो दिक्कतें आ रही हैं उनको एक्स्ट्रा सुनिए, क्योंकि वहां जो जनप्रतिनिधि था वो तब तक जनप्रतिनिधि वहां नहीं है। तो उसकी बात लोगों तक पहुंचती रहे, लोगों के जो जेन्युइन दिक्कतें हैं, जो जेन्युइन ग्रीवांसेस हैं, उनका एड्रेसल जरूर होता रहे। और जैसे ही जितनी जल्दी हो सके, जितनी जल्दी स्वास्थ्य की दृष्टि से संभव हो, उतनी जल्दी वहां चुनाव कराए जाने चाहिए। वहीं आगरा जिला बैडमिंटन टूर्नामेंट में 7 बार की चैंपियन और राज्य स्तरीय बैडमिंटन खिलाड़ी के परिवार पर लॉकडाउन की मार बुरी तरह से पड़ी है। कोरोना संक्रमण के कारण हुए लॉकडाउन के कारण बैडमिंटन खिलाड़ी राधा ठाकुर के पिता और भाई की नौकरी चली गई। बैडमिंटन टूर्नामेंट को जीतकर जो पैसा मिल जाता था, इस समय वो भी नहीं मिल रहा। घर में खाने पीने तक की दिक्कत हो चुकी है और बैडमिंटन खिलाड़ी मुफलिसी में जीने को मजबूर है। इस कारण अब राज्य स्तरीय खिलाड़ी अपना वह रैकेट बेचने के लिए मजबूर हो गई, जिसके कारण उसने कामयाबी को पाया था। खिलाड़ी राधा का कहना है कि रैकेट बेचने से ज्यादा ना सही, लेकिन 2 से 3 दिन के खाने का तो इंतजाम जरूर हो जाएगा। पापा की और मेरे भाई की नौकरी चली गई है और सर हमारे पास जितना सेफ था ना सर, वो सब चला गया। और सर घर में कुछ भी नहीं था, खाने पीने का कहीं से कुछ स्रोत ही नहीं था आय का। तो सर इसलिए मैंने ये मतलब सोचा कि मैं अपना रैकेट सेल कर देती हूँ, जिससे थोड़ा बहुत जो पैसे आएंगे उससे घर का खर्चा तो निकल आएगा। तो कितने सामाजिक संगठन या राजनीतिक दल आपके पास आए? सर अभी तो मेरी एसोसिएशन मेरे साथ आई है। एसोसिएशन ने मुझे 11,000 रुपये दिए हैं और हमारे जो प्रेसिडेंट है विनोद भैया और हमारे जो सेक्रेटरी है आगरा बैंड एसोसिएशन के, उन्होंने बोला कि आप चिंता मत करिए, हम आपके साथ हैं। और सर कल फतेहपुर के सांसद राजकुमार चौहान मेरे घर पर आए और उन्होंने बोला कि आप चिंता मत करो बेटा, हम आपको खिलाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए किसी बात की भी। और उन्होंने सर मुझे 21,000 रुपये दिए नगद। और सर हॉकी के सचिव ने मुझे साइकिल दी। और सर मेरे कॉलेज ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मेरे कॉलेज ने बोला है कि आप जब तक हमारे कॉलेज में हैं तब तक हम आपको फ्री एजुकेशन मिलेगी, आपका सारा खर्चा उठेगा। और मुझे आज इस कॉलेज से 11,000 रुपये मिलेंगे। और सर हॉकी के जो हमारे सचिव हैं उन्होंने मुझे साइकिल दी है। अमरोहा में ढवारसी के रहरा अड्डे पर दुकानदारों को हड़काने और लोगों के साथ साथ पत्रकार से मारपीट करने के मामले में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताड़ा ने सख्त रुख अपनाया है। दारोगा और सिपाही को निलंबित कर दिया गया है। दोनों पर अनुशासनहीनता के साथ शराब के नशे में धुत होने का आरोप है। पूरे प्रकरण की जांच भी बैठाई गई है। दारोगा और सिपाही के इस कारनामे का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। से शाम एक शादी वर्दी में दरोगा आकर मारपीट में बदतमीजी करने लगता है। इस पर मेरे पति वीरेंद्र कुमार त्यागी एक स्थानीय पत्रकार हैं, वो इस मामले की क्लिक करने लगे तो इस पर दरोगा ने नाराज होकर उनके मोबाइल को छीना और उनसे बदतमीजी करी, उन्हें नीचे गिरा दिया और आँख पे चोट भी मारी और गाड़ी में उन्हें ज़बरदस्ती लिटाना शुरू कर दिया। इस पर मैंने और कुछ स्थानीय लोगों ने आकर उन्हें रोका, तब मैं अपने पति को बचा पाई। वे विदाउट यूनिफॉर्म थे और निजी गाड़ी से थे। वो मतलब पुलिस की गाड़ी में नहीं थे, वो अपनी निजी वाहन से थे और विदाउट यूनिफॉर्म थे। और उन्होंने बहुत ही जाकर और वो बहुत मात्रा में शराब पिए हुए थे। शराब के नशे में आकर उन्होंने ये सारी बदतमीजी की। मेरे पति 2.5 साल से गंभीर रूप से बीमार है। उनकी किडनी और लीवर का इलाज मेरठ से चल रहा है। वो सही से बोल। वहीं रामनगरी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट राम मंदिर के मॉडल में परिवर्तन के बाद अब पत्थरों की व्यवस्था करने की योजना बना रहा है। ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल ने कहा कि पत्थरों को बढ़ाने के लिए ट्रस्ट ने कमेटी गठित कर दी है। तो वहीं मंदिर निर्माण कार्यशाला के सुपरवाइजर अनुभाई सोमपुरा ने कहा कि परिवर्तित मॉडल के आधार पर पत्थरों की व्यवस्था करने और मंदिर निर्माण पूरा करने में 4 साल का वक्त लग सकता है।
अभी मैं कल ही आया गुजरात से, तो अभी चंपत जी से मेरी भेंट नहीं हुई है। वो भी बाहर गांव चले गए हैं, तो वो आएंगे, उनके साथ भेंट होगी और नक्शे में क्या परिवर्तन किया है उसके बाद ही पता चलेगा क्या क्या परिवर्तन किया है। अब 2 मंजिल का था पहले मॉडल हमारा, अभी 1 मंजिल का काम पूरा हो चुका था, दूसरी मंजिल का बाकी है, तो जल्दी चालू हो जाएगा। तो क्या यहाँ चालू होगा या क्यों जन्मभूमि भी होगा? अगर ट्रस्ट वाले तय करेंगे कि जल्दी करना है तो ठेके में काम किया जाएगा। राजस्थान में ठेका लेंगे 4-5 आदमी को, जल्दी काम होगा, वहीं से बन के आएगा, यहाँ फिटिंग होगा। 1 मंजिला का जो काम है वो पूरा है, कमरों का काम पूरा हो चुका है, 1 मंजिला तैयार होने में कितना वक्त लग सकता है? अभी 4-5 साल तो लगेगा पूरे काम होने। हाँ, जिस हिसाब से मॉडल में परिवर्तन किया गया, क्या जो और पत्थर लगने हैं? हाँ, पत्थर तो अभी और लगेंगे। अभी पत्थर में जो परिवर्तन कितना किया वो तो अभी हमने नक्शा देखा ही नहीं है, क्योंकि हमें टीवी में भी देखा था, बहुत परिवर्तन किया है। पहले 141 फुट लंबा ऊंचा था, अभी 161 फुट ऊंचा है। अब क्या परिवर्तन किया वो तो अभी नक्शा देखने के बाद ही पता चलेगा। तो वहीं कौशांबी जनपद के कोकराज थाना के नजदीक अंग्रेजी और देसी शराब के सेल्समैन की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। हत्यारों ने शराब की दुकान के सेल्समैन की धारदार हथियार से सिर पर चोट पहुंचाकर हत्या कर दी, जबकि देसी शराब के दुकान के सेल्समैन की हत्या गला दबाकर की गई। दोहरे हत्याकांड की जानकारी सुबह दुकान के आसपास रहने वाले लोगों ने दुकान मालिक और पुलिस को दी। दोहरे हत्याकांड की सूचना पर स्थानीय पुलिस के अलावा एसपी और कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई। प्रारंभिक जांच पड़ताल में पुलिस ये आशंका जता रही है कि हत्या किसी रंजिश या रुपयों के लेन देन के विवाद के चलते की गई। देखिए, ये कोकराज थाना क्षेत्र में घटना हुई है, जिसमें कि 2 शराब की दुकानें थीं। उनके जो सेल्समैन थे वो बाहर सो रहे थे और उनकी हत्या कर दी गई है। और इसमें जो प्राइमा फेसी जो सीन ऑफ क्राइम का एनालिसिस किया गया, उसमें ये चीज़ देखी जा रही है कि शायद हो सकता है कि कोई आपसी रंजिश या लेन देन का कोई मामला हो, क्योंकि कोई भी इस तरह की चीज़ चोरी नहीं हुई है, कोई लूट करने का प्रयास नहीं किया गया है। तो अब उन जो कारणों का पता हम लोग लगा रहे हैं कि क्यों ये हत्या की गई है, और बाकी सभी लोग यहाँ मौजूद हैं, जल्दी इस घटना को वर्कआउट किया जाए। और इसी के साथ ही अपना उत्तर प्रदेश में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए और देखते रहिए ANB न्यूज़।